Welcome to Learning Studio. This is Aramika, and in this video we are going to learn about atoms and molecules, that is the chapter of class 9th, and ये chemistry का third chapter है। तो इस chapter को हम लोग अभी part 4 करने जा रहे हैं। तो part 1, part 2 और part 3 तीन वीडियो मैंने बना रखा है। तो जिसने भी ये वीडियोज़ नहीं देखा है part 1, part 2 और part 3 जाकर देखें, तभी आगे का कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि पिछले 3 वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा है। तो पिछले 3 वीडियोज़ में हमने ये पढ़ाया है कि एटम्स जो है उसका खोज किसने किया या फिर कैसे हुआ। ठीक है, और उसके बाद में एटम्स पे 2 लॉज बेस्ड है। ठीक है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और साथ ही साथ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको आगे अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो ये सब लॉज बेसिक है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आगे फिर हमने पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल्स होते भी हैं तो उनका एग्जिस्टेंस कैसा होता है। साथ ही साथ ये भी हमने पढ़ा है कि जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर MgCl2 है तो ये MgCl2 ही क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है। तो जिसने भी ये सब पिछले वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर देखो ताकि आपको आगे का कंसेप्ट याद रहे। ठीक है, अब इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में और फार्मूला यूनिट मास के बारे में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये जो पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ये बहुत हार्ड लगता है, बट ये उतना हार्ड है नहीं। एक बार समझ जाओगे तो फिर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीन्स आपको लगेगा कि इससे इजी कुछ था ही नहीं, क्या मैं इसको हार्ड समझ रहा था। ठीक है, तो चलो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर आयन में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है पिछले वीडियो के ही बेसिस पे कि कैलकुलेट करना है हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ये जो H2S मॉलिक्यूल है, H2S मॉलिक्यूल इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगर किसी को जानना है कि H2S का फॉर्मूला H2S ही क्यों है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो H2S है इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, सल्फर है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 हैं। क्लियर है, ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स 3 है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई आपका एक फ्रेंड ग्रुप है। ठीक है, तो एक फ्रेंड ग्रुप को एक नाम से जाना जाता है, आपके फ्रेंड ग्रुप को, बट उसमें आपके कितने दोस्त हैं वो तो जानना ज़रूरी है ना, कि आपका जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें कितने दोस्त हैं। तो सपोज दैट आप लोगों का ग्रुप है 4 दोस्तों का, तो 4 दोस्त हैं बट उस ग्रुप का सिर्फ एक ही नाम है। फॉर एग्जांपल इसको कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसका एक नाम हो गया, और इसमें कितने एटम्स हैं, मीन्स कितने फ्रेंड्स हैं, तो ये है 3। ठीक है, 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। उसी तरीके से सेकेंड जो है वो एक आयन है। तो आयन क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज PO4 3-। ठीक है, तो ये है एक फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन है ये, और साथ ही साथ ये जो है एक नॉन मेटालिक आयन है, या फिर आप इसको कह सकते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, ये एक क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। सो ये पॉली एटॉमिक आयन में भी अगर देखा जाए कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ तो देखो एक P है, मीन्स एक फॉस्फोरस है और 4 क्या है, ऑक्सीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे, 5 एटम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें है कितने, 5। क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो इससे पहले हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुका है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है।
मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं ताकि वो फ्री स्टेट में रह सके बिना रिएक्ट किए हुए किसी से, तो उसको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इसमें बताओ कि ये कितना ग्राम हो सकता है, इसका मास बताओ, ठीक है। तो मास बताना है, तो ये एक क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का क्या बताना है? मास। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। मीन्स ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप कह रहे हो, इसका मास बताओ। तो इसका मास क्या हो जाएगा? 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम आप कह सकते हो या फिर 1 यूनिट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो आप पे है, आप 1 यूनिट ले सकते हो, 1 ग्राम ले सकते हो। तो एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हैं, ठीक है। कितने एटम्स है? टोटल 2। तो इसके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 2 ग्राम या फिर 2 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर वाटर का आपको मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? यहाँ देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम, ठीक है। और एक ऑक्सीजन भी है साथ ही साथ, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो ओवरऑल ये मास हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल जो वाटर है उसका मास कितना होता है? 18 ग्राम, है ना। तो अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? यहाँ पे भी देख रहे हो कि डेफिनेशन अगर देखा जाए तो मॉलिकुलर मास में भी वही है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है। तो हर एक एटम जो प्रेजेंट है किसी एक मॉलिक्यूल में, उसको कहते हैं उसके सारे मासेस को हम लोग जोड़ दें तो वो बन जाता है मॉलिकुलर मास। इसी तरीके से अगर हम लोगों को फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है किससे? मॉलिकुलर यूनिट मास से। दोनों का तरीका तो सेम ही है कि एटम्स के ही मास को ऐड करना है, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मॉलिकुलर मास है वो किसी मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उसी तरीके से अगर फॉर्मूला यूनिट मास को देखा जाए तो फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो कैलकुलेट करता है मासेस ऑफ एवरी एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है उन सारे के मास को अगर ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल NaCl ले लेते हैं, ठीक है। NaCl, एक और बात याद रखने की ज़रूरत है फॉर्मूला यूनिट मास के लिए कि ये जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होने चाहिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिस भी सब्सटेंस का आप मास कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मूला यूनिट मास, वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है कि जिस भी पार्टिकल से वो सब्सटेंस बना है वो क्या होने चाहिए? आयंस होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर आयंस नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि आयंस क्या है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये NaCl जो है वो आयंस से मिलके बना होता है। कैसे? Na+ और Cl-। तो इसी तरीके से फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो कैलकुलेट करता है आयंस के मास को, ठीक है। तो NaCl का मास अगर कैलकुलेट करना हो तो एक Na का मास कितना होता है और एक Cl का मास कितना होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा NaCl का ओवरऑल मास। तो एक सोडियम एटम का मास कितना होता है? 23 ग्राम। एंड एक क्लोरीन एटम का मास कितना होता है? 35.5 ग्राम, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 58.5 ग्राम। क्लियर है? 58.5 ग्राम। तो इसी तरीके से फॉर्मूला यूनिट मास आप दूसरे सब्सटेंस के भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है, क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड है जो कि आयंस के एक्सचेंज से बना होता है, ठीक है। तो इसका
देख लेते हैं कि कैल्शियम, अगर कैल्शियम इसमें कितना है, 1 है, तो 1 कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम। और क्लोरीन का मास यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5 ग्राम। तो यहाँ पे कितना है, 2 है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कैलकुलेट करके कि कैल्शियम क्लोराइड का ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को बहुत हार्ड लगता है बट उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, तो चलो ये 2 बच्चे हैं, सपोज दैट इसका नाम है रोहित और इसका नाम है मान लो सनी। ठीक है, अब ये रोहित कहता है सनी से कि सनी एक काम कर, तू मेरे को ना ये 1 बॉल जो चावल दिया है मैंने उसका वेट कैलकुलेट कर कर बता। ठीक है, तो सनी क्या बोलेगा कि यार ये तो बहुत इजी बात है, मैं क्या करूँगा, एक वेइंग मशीन ले आऊँगा और फिर इस चावल का वेट को मेज़र कर लूँगा। ठीक है, पर ये जो रोहित है वो बहुत तेज़ है, क्या कहता है कि नहीं ये तो बहुत इजीली बोल दिया कि हाँ हम इसका वेइंग मशीन से वेट निकाल लेंगे। तो इसने कहा एक काम कर, तू इन चावलों को गिन। ठीक है, काउंट कर। ठीक है, तो ये जो सनी है ये चावल गिनने से बोला कि ना ना मैं क्यों गिनूँ, ये चावल मैं नहीं गिनूँगा। ठीक है, तो ये जो रोहित है बोलता है चल मैं तेरे को दूसरा ऑप्शन देता हूँ, तू क्या कर, ये ले, ये 12 सेब मैं दे रहा हूँ तुमको और तू इसे गिन। तो इसका जो दोस्त है सनी, ये थोड़ा ब्रिलियंट होता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि तू बोल ही रहा है कि 12 एप्पल है तो मैं इसको गिनूँ क्यों, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये 1 दर्जन है। ठीक है, 1 दर्जन है मीन्स 1 दर्जन एप्पल्स है ना। तो इसी तरीके से अगर ये जो रोहित है चावल को मेज़र करने दिया तो इसका दोस्त सनी वो वेइंग मशीन से मेज़र कर लिया। जब गिनने को पड़ा उसको तो उसने बोला ना ना मैं क्यों गिनूँ। उसके बाद उसने एप्पल को मेज़र कर लिया, कैसे, 1 दर्जन से। तो 1 दर्जन यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है जो एक क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। मीन्स अगर बार बार आप 12-12 बोलो उससे अच्छा क्या कह सकते हो आप, 1 दर्जन, है ना, 1 दर्जन कह सकते हो। इसी तरह से अगर देखा जाए कि 1 स्कोर पूछा जा रहा है कभी, 1 स्कोर, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो अगर आपके पास 20 बॉल्स हैं तो आप कह सकते हो आई हैव 1 स्कोर बॉल। ठीक है, तो ये 20 बॉल्स जो है वो 1 स्कोर को डिनोट करता है। ठीक है, 21 स्कोर। नाउ अगर देखा जाए ये जो रोहित है अब कहता है कि इसने तो बहुत ईजिली एप्पल को बोल दिया 1 डजन 12 एप्पल्स को। चलो एक काम करते हैं, इसको कहते हैं कि तू मेरे को 1 बूंद जो वाटर है मीन्स 1 मॉलिक्यूल वाटर का मास कैलकुलेट कर कर बता। ठीक है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए ये जो सनी था वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ लिया था और इसको पता था कि ये H2O जो मॉलिक्यूल है इसका मास कैसे कैलकुलेट करना है। तो वही इसने क्या करा, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम। तो इस तरीके से इसने जैसे हमने अभी करा वैसे ही 16 ग्राम ऑक्सीजन का होता है, दोनों को ऐड करके कह दिया कि ये 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कि ये सनी ने कह दिया रोहित से कि ये जो तू बोल रहा है ना ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कैलकुलेट कर कर बता, ये हो जाएगा 18 ग्राम। बट ये जो रोहित है ये मानता ही नहीं है कि इसका जो दोस्त है वो सनी थोड़ा ब्रिलियंट हो सकता है। तो इसने क्या बोला, ठीक है तो तू मेरे को बता कि ये जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एटम्स प्रेजेंट का बात कहने लगा तो इसके लिए आपको एक नंबर पता होना चाहिए जो कि है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं, स्टोरी इसी में साथ में लेते चलेंगे। तो एवोगाड्रो नंबर एक ऐसा नंबर है, इसको Na या फिर N0 से लिखा जाता है। ठीक है,
Na या फिर N0 से लिखा जाता है, तो इसका नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, 10⁻3 एटम्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो अगर कहा जा रहा है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि 1 स्कोर में कितने होते हैं, 20 आर्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, 1 डजन में क्या है, 12 आर्टिकल्स आ सकते हैं। उसी तरीके से जब एवोगाड्रो नंबर लिख रहे हैं तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ा नंबर है ये 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब कोई बड़ा नंबर है तो इसको हम लोग लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर से Na या फिर N0 के फॉर्म में, ताकि ये इतने एटम्स को दिखा सके, है ना। तो यहाँ से क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो एटम्स हो जाएंगे इसमें वो कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, ठीक है। तो ये 6.022 10⁻23 क्या है, एक एवोगाड्रो नंबर है, ये इक्वल होता है 1 मोल के, ठीक है, 1 मोल के। तो 1 मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसी जगह पे अगर आपसे पूछा जाए कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने एटम्स हो सकते हैं, तो वापस से 12 ग्राम देखते हैं कि एक कार्बन जो है उसका मास कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक है, एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। अगर किसी को मास नहीं कैलकुलेट करना आता है कि किसी भी एलिमेंट का मास कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो कि हमने वहाँ पे बताया है किसी भी एलिमेंट का मास कैसे कैलकुलेट करा जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि आपको कुछ एलिमेंट्स का मास जो है वो याद भी रहना चाहिए, है ना। तो ये है कार्बन का मास होता है एक कार्बन एटम का 12 ग्राम। तो एक कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसी तरीके से अगर कुछ भी 1 मोल दिया रहे, ठीक है, 1 मोल दिया रहे, तो ये हमेशा ही इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल इज दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 6.022, यहाँ पे 2 3 लिखा है, ये 2 भी होता है, ठीक है, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिख सकते हो। पार्टिकल्स में आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों आ जाता है। इज इक्वल्स टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राम। ये देखो रिलेशन देखो यहाँ पे, ये 1 मोल जो है इक्वल हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, एंड मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स इन ग्राम्स मीन्स 1 ग्राम जिस भी एटम का जिस भी एलिमेंट का आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा उसका 1 मोल में कितना ग्राम होता है। तो अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल हीलियम के 1 ग्राम में कितना, हीलियम का जो मास है वो क्या होता है 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम हीलियम का जो है वो 1 मोल का मास है, मीन्स एक ही एलिमेंट का मास है, मीन्स एक एटम का। तो 4 ग्राम में आपके कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। इस बात का कहने का मतलब ये है कि 1 मोल एटम्स का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। मीन्स अगर कह रहे हैं कि एक ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में आपका कितना एटम्स हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला पे। यस, मॉलिक्यूल्स के भी लिए भी यही फॉलो होता है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 18 ग्राम होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है 18 ग्राम वो इक्वल हो जाएगा किसके 6.022
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने दिया जाए किसी भी सब्सटेंस का, मान लो कह दिया कि आपको 48 ग्राम कार्बन दिया जा रहा है और इसका आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 48 ग्राम कार्बन दिया जा रहा है और इसका आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते किससे? कैपिटल N से, है ना। और ये है आपका मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मीन्स किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स मतलब कितना अमाउंट दिया गया है उस सब्सटेंस का, दैट इज स्मॉल m। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग लिखते हैं कैपिटल M से। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, N इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, वेयर स्मॉल, ये जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहा है, स्मॉल m जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? किसी भी सब्सटेंस के मास को। और ये जो कैपिटल M है ये किसको डिनोट कर रहा है? मॉलिक्यूलर मास को। तो अगर देखा जाए कार्बन जो है वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक एटम है, ठीक है, एलिमेंट है। तो इस कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास या फिर मास ऑफ कार्बन एलिमेंट कितना होता है? 12 ग्राम, है ना। और यहाँ से इसका हम लोगों को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 12 ग्राम जो है यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को हमेशा ही हम लोग नीचे लिखेंगे। और 48 ग्राम जो है वो क्या है? गिवन मास है। गिवन मास मीन्स आपको कोई न्यूमेरिकल्स दिया है उसमें गिवन मास दे दिया जाएगा 48 ग्राम, या फिर कुछ भी अमाउंट दे सकता है कि इतना ग्राम में बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्यों कैलकुलेट करा जाता है अभी मैं इसके बाद बताऊंगी कि नंबर ऑफ मोल्स से हम लोगों को क्या मिल सकता है, क्यों कैलकुलेट करा जाता है। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 मोल्स, ठीक है, 4 मोल। तो ये जो 4 मोल्स है या फिर मोल है, तो 4 मोल में अगर आपको कहा जाए कि 48 ग्राम में, अब मेरे को बताओ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल दिया, बताओ कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 48 ग्राम में कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आप मोल्स निकाल लिए हो, 4 मोल निकला है ये, मोल्स निकाल लिए हो तो आप एटम्स इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है 1 मोल इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो अगर पूछा जाए 4 मोल में कितने एटम्स होंगे, तो 4 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक है। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, सीखना है, तो कुछ नहीं करना है, ये 10⁻23 ऐसे ही रह जाएगा, ये 10⁻23 ऐसे ही रह जाएगा। और साथ ही साथ ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 0 6 4 ज़ा 24, दैट मीन्स 24.088 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स प्रेजेंट हैं 48 ग्राम ऑफ कार्बन में, ठीक है, 48 ग्राम ऑफ कार्बन में। क्लियर है सबको? इसी तरीके से आप दूसरे न्यूमेरिकल्स को भी कर सकते हो। इस पे हम लोग एक नया वीडियो लाएंगे जो कि सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा, कि जितना भी कंसेप्ट है वो इस वीडियो में ले लो, और न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये जो एवोगाड्रो नंबर है या फिर एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसी को बताता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, तो 1 मोल में कितने प्रेजेंट है पार्टिकल? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और जब ये मैं पार्टिकल्स कह रही हूँ दैट मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों ही होगा, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों ही होगा।
क्लियर है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको रिलेशन बताया गया है कि मास, मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अगर मास पता है, अगर आपको मास पता है तो यहाँ से क्या है कि आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो उससे भी मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अब यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है इस चैप्टर पे बेस्ड, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताओ। तो अगर वीडियो का आपने पार्ट 1 देखा होगा तो उससे आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। साथ ही साथ डिफाइन मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोलर मास वही है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के बेसिस पे इसको निकालना है। तो अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका आपको केमिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो जिसने भी पार्ट 3 देखा है, ठीक है, वीडियो का आप पार्ट 3 देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है लास्ट, 20 ग्राम ऑफ वाटर इनटू मोल्स, 20 ग्राम ऑफ वाटर को कन्वर्ट करो कि इसमें कितने मोल्स होंगे। तो आप n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल M के फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इसका जो न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो है आने वाला है उस वीडियो के लिए वेट करो, ठीक है, और उस वीडियो को आप देख सकते हो। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर 8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, ये गिवन मास है 16 ग्राम, और इस 8 जो है उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे या फिर मोलर मास, और उससे कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप एवोगाड्रो नंबर के हेल्प से 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, और जितना भी मोल आए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और आगे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसी चैप्टर के बेसिस पे, तो उसके लिए वेट करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।